हेलो क्लास, देखिए है ना, हम लोग पिछली क्लास में छत्तीसगढ़ का जो महानदी वाली बेसिन का, ठीक है, कुछ चीज़ों को पढ़ा हुआ था और जो चीज़ें बची हुई थी उसको हम लोग अभी क्लास में कंटिन्यू आगे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो महानदी बेसिन का जो हिस्सा है उसको। ठीक है, चलिए सबसे पहले याद रखना है आपको, हम लोग कहाँ पहुँचे, तो महानदी बेसिन में। ठीक है, ये भी ढंग से नहीं चल रहा है वो। ठीक है, ये सही है ना, महानदी बेसिन। ठीक है, तो महानदी बेसिन का देखिए जो कुछ डायग्राम है मैं उसको ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग अब यहाँ पे महानदी बेसिन का जो एरिया है ना, उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे कि चीज़ें किस तरीके से थी। ये जो है मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है ना, मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिला था शिवनाथ पार का मैदान। ठीक है, उसके बाद इस तरह की संरचना के बाद आपको महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र, ठीक है, महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है महानदी पार का सांकरा मैदान। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको देखने को मिली है ना। साथ ही इस हिस्से में दुर्ग उच्च भूमि है ना, दुर्ग उच्च भूमि और आपका यह हिस्सा पेंड्रा लोरमी पठार। ठीक है, पेंड्रा लोरमी पठार और साथ ही इससे सटा हुआ ये आपको याद रखना है बिलासपुर रायगढ़ मैदान। ठीक है, क्या, तो बिलासपुर रायगढ़ मैदान है ना, बिलासपुर रायगढ़ मैदान। और इसी में आप लोगों ने थोड़े दूर में देखा हसदो रामपुर बेसिन। ठीक, हसदो रामपुर बेसिन। और इसी में आप लोग यहाँ पे देख पाए छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, ये है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें, ठीक है, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, तो आपको याद रखना है महानदी बेसिन जो छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल है उसके अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और जिसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में आगे पीछे का क्लास में पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब हम लोग महानदी बेसिन में आज जो है ये चालू करेंगे मेरे ख्याल से पिछले क्लास में हम लोगों ने, है ना, ये जो सोनबेरा का पठार बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है वहीं तक पढ़ा हुआ था। चलिए ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला जो है आपका है
पेंड्रा लोरमी का पठार। अगला कौन सा है तो याद रखेंगे पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक है, तो पेंड्रा लोरमी के पठार में देखते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, जो ठीक है। तो पेंड्रा लोरमी के पठार का सबसे पहले आप विस्तार देखें कहाँ पर है। ठीक है, पेंड्रा लोरमी पठार में आप सबसे पहले विस्तार देखेंगे तो कहाँ तो देखने को मिलता है जो है ना कबीरधाम का। ठीक है, पेंड्रा लोरमी वाला एरिया, साथ ही मुंगेली और कोरबा में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको तो जो पेंड्रा लोरमी का पठार का विस्तार कहाँ पर है सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो विस्तार आपको देखने को मिलता है गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है पेंड्रा लोरमी पठार का विस्तार तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में, साथ ही मुंगेली में और आगे आपके कोरबा ज़िले तक पेंड्रा लोरमी पठार का विस्तार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा इसी में तो पेंड्रा लोरमी का पठार का विस्तार आप लोगों ने कहाँ देखा, मुंगेली में, गौरेला पेंड्रा मरवाही में और कोरबा ज़िले में, यहाँ में इसका विस्तार आपको देखने को मिला है। अब देखिए तो जो पेंड्रा लोरमी पठार की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पेंड्रा लोरमी पठार का जो ऊंची चोटी है देखिएगा तो गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली और कोरबा, तीन अलग अलग ज़िलों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है, जिसमें याद रखिएगा पालमा चोटी। ठीक है, ये जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी में जो पालमा चोटी है, ठीक है, ऊंचाई है याद रखना 1080 मीटर। ठीक, पालमा चोटी की ऊंचाई कितनी है तो याद रखना है 1080 मीटर। और ये कहाँ पर है तो यह है गौरेला पेंड्रा मरवाही में। किस ज़िले में है तो गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले में। अगला आपको देखने को मिलेगा इसका ऊंची चोटी जो है लाफागढ़। ठीक है, इसका ऊंची चोटी जो है लाफागढ़, ये कहाँ है तो कोरबा में। कहाँ है तो कोरबा में। ऊंचाई कितना है तो 1048 मीटर। ऊंचाई कितने देखने को मिलता है तो 1048 मीटर। ठीक है, तो पेंड्रा लोरमी पठार का विस्तार आप लोगों ने देखा। उसके बाद जो पेंड्रा लोरमी पठार की ऊंची चोटी है जिसका नाम है पलमा चोटी, ऊंचाई है 1080 मीटर और ये कहाँ है तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में। साथ ही अगला आपने लाफागढ़ का जो चोटी देखा, ये कहाँ है तो याद रखेंगे कोरबा ज़िले में, ऊंचाई है 1048 मीटर, है ना। इसके बाद इसी में एक और चोटी आपको देखने को मिलता है जिसको कहते हैं चंदेली पहाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसी में आपको एक चंदेली पहाड़ दिखाई देता है और इसकी ऊंचाई याद रखेंगे 821 मीटर है। कितना है तो 821 मीटर है। और ये कहाँ है तो याद रखना है लोरमी में। कहाँ है तो याद रखना है लोरमी में। ठीक है, तो देखिए पेंड्रा लोरमी के पठार में आप विस्तार देखें कहाँ पर है तो गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले में, साथ ही मुंगेली ज़िले में और कोरबा ज़िले में। साथ ही इसकी ऊंची चोटी आप लोगों ने देखा तो पेंड्रा लोरमी पठार की जो ऊंची चोटी है पालमा चोटी, ऊंचाई है 1080 मीटर, है ना। और कहाँ है तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में। साथ ही अगला जो है लाफागढ़ है, ऊंचाई है 1048 मीटर और कहाँ है तो याद रखना है कोरबा ज़िले में है। और उसी प्रकार चंदेली पहाड़ भी चोटी आपको इसमें अंतर्गत देखने को मिलता है। ऊंचाई कितना है तो याद रखना है 821 मीटर और कहाँ है तो लोरमी में। ठीक है, कहाँ है तो लोरमी में। साथ ही पेंड्रा लोरमी पठार के बारे में याद रखना है ये मैकल श्रेणी का हिस्सा है। किसका तो मैकल श्रेणी का हिस्सा है ना। पेंड्रा लोरमी पठार के बारे में याद रखना है आपको कि मैकल श्रेणी पर्वत का, है ना, मैकल श्रेणी का क्या, मैकल श्रेणी पर्वत का ये क्या है तो हिस्सा है। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, साथ ही याद रखना इस क्षेत्र में, है ना, जो मुंगेली आपका क्षेत्र है या कवर्धा का जो पेंड्रा लोरमी वाला एरिया है, ठीक है, वैसे गौरेला पेंड्रा मरवाही तो एक अलग क्या है, अलग जिला ही है। लेकिन इस क्षेत्र में, है ना, मैकल पर्वत श्रेणी के कारण क्या होती है, वर्षा कम होती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको विस्तार देखने को मिलता है। तो ये जो है आप याद रखेंगे वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगी, वर्षा कम होती है। ठीक है, और हाप नदी जो है इस क्षेत्र में आपको एक नदी देखने को मिलती है। कौन सी तो उस नदी का नाम है हाप नदी। ठीक है, इस क्षेत्र में जो नदी बहती है हाप नदी, ये पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो देखिए मैकल पर्वत श्रेणी के कारण ये क्या होता है, वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है ना। मैकल पर्वत श्रेणी के कारण ये क्या होता है तो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसके कारण इस एरिया में क्या होती है तो कम वर्षा होती है। ठीक है,
क्योंकि क्या होता है, वृष्टि छाया प्रदेश में आने के कारण, है ना, जलवायु का, है ना, जो वर्षा कराने वाली वायु होती है उसमें परिवर्तन इस एरिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके कारण वर्षा क्या होती है यहाँ पे कम होती है, और साथ ही हाप नदी जो है इस एरिया का जो पश्चिमी सीमा है उसका निर्धारण करती है। ठीक है, और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आपको अचानक मार अभ्यारण्य देखने को मिलता है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आप लोगों को अचानक मार अभ्यारण्य जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए जो पेंड्रा लोरमी का पठार था उसका विस्तार आप लोगों ने देखा, तो विस्तार है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में, मुंगेली जिले में और कोरबा जिले में। इन तीनों जिलों में इस पठार का आपको क्या देखने को मिलता है, विस्तार देखने को मिलता है। ऊंची चोटी भी तीनों जिलों में अलग अलग तरीके से हैं। तो जो सबसे ऊंची चोटी है पालमा चोटी, ऊंचाई है 1080 मीटर, ये कहाँ है तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में। ठीक है, उसी के बाद अगला आप लाफागढ़ का देखते हैं तो ऊंचे यहाँ चोटी है 1048 मीटर का है, कहाँ है तो कोरबा जिले में। और अगला आप देखते हैं तो चंदेली का पहाड़, है ना, ये कहाँ देखने को मिलता है आपको तो लोरमी में देखने को मिलेगा, ऊंचाई 821 मीटर। पेंड्रा लोरमी पठार के बारे में आपको याद रखना है कि जो है मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। किसका, तो मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। साथ ही ठीक है, तो मैकल पर्वत श्रेणी के होने के कारण यहाँ पे क्या होती है, वर्षा कम होती है, क्योंकि मैकल पर्वत श्रेणी क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश के कारण क्या होता है, ये एरिया जो है वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जैसे ही समुद्र से, है ना, चाहे वो बंगाल की खाड़ी से हो या आपके अरब सागर से हो, जो वर्षा कराने वाली जलवायु निर्मित होती है, और वो वायु जो है जैसे ही इस एरिया में प्रवेश करती है, और मैकल पर्वत श्रेणी जो है वायु की जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, उसको क्या करता है, ऊंचाई में होने के कारण उसको काट देता है, और काट के क्या दो अलग हिस्सों में बिखेर देता है, जिसके कारण वर्षा जो है इस क्षेत्र में क्या होती है, कम होती है। और उसी में आप देखते हैं कि हाप नदी इस क्षेत्र में बहती है, और हाप नदी जो है पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है ना। हाप नदी जो है इस क्षेत्र में बहती है, और हाप नदी जो है पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। साथ ही आगे आप देखते हैं कि जो अचानक मार अभ्यारण्य है वो भी इसी श्रृंखला के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चले आगे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए अब यह हो गया किसके बारे में, तो पेंड्रा लोरमी पठार के बारे में। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं हसदेव रामपुर बेसिन के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोगों का है हसदेव रामपुर बेसिन। इसके बाद अगला कौन सा है तो हसदेव रामपुर बेसिन, है ना। तो हसदेव रामपुर बेसिन का आप जो है विस्तार देखते हैं। ठीक, ये जो एरिया है हसदेव रामपुर बेसिन का, इसका विस्तार आपको देखने को कहाँ मिलेगा, या तो मिलेगा सरगुजा से बिलासपुर तक, है ना। सरगुजा क्षेत्र से बिलासपुर तक आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो विस्तार, है ना, हसदेव रामपुर बेसिन का तो याद रखेंगे, ये होता है सरगुजा से लेकर बिलासपुर तक। ठीक, सरगुजा से लेकर कहाँ तक है तो बिलासपुर तक। ठीक है, तो हसदेव रामपुर बेसिन का विस्तार आप लोगों ने कहाँ देखा, तो आप लोगों ने देखा जो इसका सरगुजा अंबिकापुर क्षेत्र है उस क्षेत्र से लेकर ये होता है बिलासपुर तक। ठीक है, अब जो हसदेव रामपुर बेसिन है, ठीक है, इसके पूर्व में आपको देखिए यहाँ पे जो डायग्राम बना है ना, ये केवल समझने और समझाने के लिए है। ठीक है, ये जो है आंथेटिक या आपका जो आधार मापक है ना, क्या चीज़ें नहीं है, डायग्राम नहीं है। तो ठीक है, ये जो मैप बना है इसको आप क्या करेंगे, समझने के दृष्टिकोण से ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मानक है ना, मानक क्या बोलते हैं यहाँ पे फिगर ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में हम लोग देखते हैं कि जो ये हसदेव रामपुर बेसिन का जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, याद रखेंगे इसके पूर्वी हिस्से में आपको छुरी मतिरंगा की पहाड़ी दिखाई देता है। ठीक है, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी इसके पूर्वी हिस्से में अवस्थित है। ठीक है, तो हसदेव रामपुर बेसिन का विस्तार आप लोगों ने देखा सरगुजा से लेके कहाँ तक है तो बिलासपुर तक, और साथ ही इसके पूर्व में छुरी मतिरंगा की पहाड़ी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके पूर्व की दिशा की ओर छुरी मतिरंगा की पहाड़ी आपको देखने को मिलता है। साथ ही इसके पश्चिम दिशा में, ठीक है, इसके पश्चिम दिशा में आप याद रखेंगे, इसके पश्चिम दिशा में
पेंड्रा लोरमी का पठार है। ठीक है, इसके पश्चिम दिशा में आपको क्या देखने को मिलता है? पेंड्रा लोरमी का पठार आपको इससे पश्चिम दिशा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पश्चिम दिशा में इसका पेंड्रा लोरमी का पठार आपको देखने को मिलता है। ठीक, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि दक्षिण में है ना, देखिए, और ये जो बेसिन है, ठीक है, जो हसदेव रामपुर बेसिन है, ठीक है, इसका जो अपर्दन स्वरूप आप देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं बेसिन का स्वरूप किस प्रकार का है। जो हसदेव रामपुर बेसिन है इसका स्वरूप किस प्रकार का है, तो याद रखेंगे अपर्दनात्मक। ठीक है, अपर्दनात्मक स्वरूप आपको है ना देखने को मिलता है। चलिए, है ना, तो हसदेव रामपुर बेसिन का स्वरूप आप लोगों ने देखा और ये किस तरीके से आपको दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्वरूप से संबंधित चीज़ों में याद रखेंगे अपर्दनात्मक है। ठीक है, कैसा है तो याद रखेंगे स्वरूप में ये जो है अपर्दनात्मक है। और इस एरिया में कौन सा खनिज आपको मिलेगा, तो खनिज में देखिएगा कोयला इस क्षेत्र में आपको प्राप्त होते हुए दिखता है। खनिज में, ठीक है, कोयला जो है इस क्षेत्र में है ना आपको प्राप्त होते हुए दिखता है। ठीक है, कोयला जो है इस क्षेत्र में आपको प्राप्त होते हुए दिखता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखिएगा कि ढाल, है ना, हसदेव रामपुर बेसिन का ढाल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो देखिएगा जो हसदेव रामपुर बेसिन है ना, इसका ढाल जो है दक्षिण की दिशा की ओर है। किस ओर है, तो दक्षिण दिशा की ओर है। ढाल जो है किस ओर है, तो याद रखना है दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, साथ ही इस क्षेत्र में याद रखेंगे हसदेव उसकी छोटी जल धाराओं के द्वारा, है ना, तो इस क्षेत्र में याद रखेंगे हसदेव नदी का प्रवाह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हसदेव रामपुर बेसिन। चलिए फिलहाल इतनी चीज़ों को याद रखेंगे हसदेव रामपुर बेसिन में कि विस्तार जो है सरगुजा से बिलासपुर तक देखने को मिलता है। पूर्वी हिस्से में आपको छुरी मतिरंगा की पहाड़ी और पश्चिम में पेंड्रा लोरमी पठार देखने को मिलता है। साथ ही इसका स्वरूप जो है अपर्दनात्मक होता है, ये याद रखना है। और खनिज जो है कोयले खनिज का इस क्षेत्र में क्या होता है, प्राप्ति होती है। और ढाल जो है दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, और ढाल जो है किस ओर है, तो याद रखेंगे दक्षिण दिशा की ओर आपको ढाल देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी में आपका अगला जो है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, इसी में अगला कौन सा है, तो देखेंगे छुरी उदयपुर की पहाड़ी, है ना, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ये सभी क्षेत्र जो है महानदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो छुरी, ठीक है, उदयपुर की पहाड़ी, छुरी मदनपुर की पहाड़ी ऐसा निकलने वाला था मुँह से। ठीक है, तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका विस्तार जो है आपको कोरबा में, है ना, जो कोरबा जिला है वहाँ, साथ ही सरगुजा और रायगढ़ में देखने को मिलता है। साथ ही सरगुजा व रायगढ़ जिले में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी में आपको याद रखना है कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ जिले में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ ही कोरबा के छुरी से रायगढ़ के उदयपुर तक फैलाव के आधार पर इसका नाम रखा गया है छुरी उदयपुर की पहाड़ी, है ना। और छुरी उदयपुर का नामकरण किस तरीके से ये भी आप देखेंगे। तो कोरबा के छुरी से, है ना, कोरबा के छुरी से और रायगढ़ के उदयपुर से। ठीक है, कोरबा के छुरी से और रायगढ़ के उदयपुर तक, ठीक है, उदयपुर तक फैलाव के कारण, उदयपुर तक फैलाव के कारण इसका नाम जो है छुरी उदयपुर की पहाड़ी के नाम से रखा गया है। किसके नाम से, तो छुरी उदयपुर के पहाड़ी के नाम से रखा गया है। साथ ही इस क्षेत्र में आपको रिहन नदी, है ना, इस क्षेत्र में आपको रिहन नदी देखने को मिलता है। ठीक है, इस क्षेत्र में आपको रिहन नदी जो है ना, इस क्षेत्र में आपको रिहन नदी का प्रवाह देखने को मिलता है ना। और याद रखेंगे रिहन नदी का जो उद्गम स्थल है ये सरगुजा में है। कहाँ है, तो याद रखना सरगुजा में। ठीक है,
तो देखिएगा, जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी में आप लोगों ने रिहन नदी के बारे में देखा, और रिहन नदी जो है याद रखेंगे, है ना, सरगुजा जिले में देखने को मिलता है। और छुरी उदयपुर पहाड़ी का सर्वाधिक विस्तार आपको कोरबा जिले में देखने को मिलता है। ठीक है, छुरी उदयपुर पहाड़ी का सर्वाधिक विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो कोरबा जिले में देखने को मिलता है। और साथ ही यहाँ का जो खनिज है, ठीक है, यहाँ भी क्या आपको कोयले खनिज के रूप में प्राप्त होते हुए दिखता है। ठीक है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी में आपको याद रखना है, खनिज के रूप में आपको कोयला जो है क्या होता है, खनिज के रूप में, माफ़ करिएगा, बक्साइड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, तो बक्साइड। ठीक है, अब छुरी उदयपुर की चट्टाने के बारे में देखेंगे तो गोंडवाना चट्टाने, तालचेर चट्टाने, बराकर चट्टानों के अलावा चूना पत्थर, रेत पत्थर और सल चट्टाने भी देखने को मिलती हैं। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी में चट्टानों को आप लोगों ने देखा, तो गोंडवाना और तालचेर के चट्टाने यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चट्टाने में आपको याद रखना है गोंडवाना और तालचेर, ये चट्टाने जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चट्टानों में कौन सा देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे गोंडवाना और तालचेर। ठीक है, चट्टानों में गोंडवाना और तालचेर देखने को मिलते हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ आपको याद रखिएगा, जो लाल और रेतीली मिट्टी भी इस क्षेत्र में क्या होती है, आपको देखने को मिलती है ना। लाल और कैसी मिट्टी, तो रेतीली मिट्टी भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। साथ ही इस क्षेत्र में नीस की चट्टानें भी आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको कौन सा खनिज मैंने बताया जो प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो याद रखेंगे वहाँ पे कोयला आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, तो याद रखना है लाल और रेतीली मिट्टी। ठीक है, मिट्टी के बारे में याद रखना है आपको, लाल और रेतीली मिट्टी इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने छुरी उदयपुर की पहाड़ी में देखा, पहले तो देखिए छुरी उदयपुर की पहाड़ी वहाँ पर है ना, और उसका विस्तार आप लोगों ने देखा कोरबा में, है ना। अधिकतर एरिया जो है, सर्वाधिक एरिया किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखेंगे कोरबा जिले के अंतर्गत। साथ ही विस्तार आपको सरगुजा और रायगढ़ में भी देखने को मिलता है। अब छुरी उदयपुर की पहाड़ी का नामकरण किस प्रकार हुआ, तो यहाँ पे आपको यह देखना है कि कोरबा जिले के छुरी, है ना, और रायगढ़ जिले के उदयपुर तक के फैलाव के कारण इसका जो है नामकरण जो है छुरी उदयपुर की पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। साथ ही इस क्षेत्र में आपको रिहन नदी का जो है जल प्रवाह देखने को मिलता है। ठीक है, और रिहन नदी का उद्गम भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत जो सरगुजा जिला है, वहाँ से रिहन नदी का क्या हुआ, तो उद्गम हुआ है। साथ ही यहाँ गोंडवाना और तालचेर की चट्टानें देखने को मिलती हैं, और मिट्टी जो है लाल और रेतीली मिट्टी देखने को मिलता है। साथ ही रेत पदार्थ और सेल संस्करणों के बीच कोयले का बहुत बड़ा निक्षेप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो खनिज में दो चीज़ें याद रखिएगा यहाँ पे आपको। ठीक है, बक्साइड, खनिज में कौन सा, तो बक्साइड, और साथ ही कोयला प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आगे की चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। देखिए, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कौन सा कंप्लीट कर लिया था, मैकल पर्वत श्रेणी, शिवनाथ पार का मैदान, महानदी शिवनाथ द्वीप क्षेत्र, महानदी पार का सकरा मैदान और दुर्ग उच्च भूमि। ठीक है, आज हमने कौन सा किया, पेंड्रल उर्मी पठार, और कल के वीडियो में बिलासपुर रायगढ़ के मैदान तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा हसदेव रामपुर बेसिन के बारे में, और अब हम लोगों ने पढ़ लिया छुरी उदयपुर के पहाड़ी के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे, ये जो है कौन सा क्षेत्र है, तो याद रखना है महानदी बेसिन का क्षेत्र है। अब हम इसके आगे कहाँ पे जाएंगे, तो जो दंडकारण्य का क्षेत्र है ना, पूरे बस्तर संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले हैं उनके बारे में हम लोग जो प्राकृतिक विभाजन है उसमें देखते हैं।